नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं इस वक्त की खबरों का। अयोध्या में एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिखर पर अब पवित्र ध्वज फहराया जाएगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस भव्य ध्वजारोहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये कार्यक्रम राम मंदिर के पूर्ण निर्माण का प्रतीक माना जा रहा है। 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा भगवा ध्वज 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट के स्तंभ पर लहराएगा। इस ध्वज पर वाल्मीकि रामायण में वर्णित सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक अंकित होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि 5 दिवसीय समारोह 21 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ संपन्न होगा। इस दौरान राम मंदिर परिसर के साथ साथ भगवान शिव, गणेश और सूर्य, हनुमान, माता भगवती और अन्नपूर्णा के मंदिरों में भी विशेष पूजा और हवन किए जाएंगे। ध्वज स्तंभ को खास बॉल बेयरिंग तकनीक के साथ किया गया है ताकि तेज हवाओं और तूफान में भी ये मजबूती से लहराता रहे। वहीं ध्वज के कपड़े की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट 28 अक्टूबर को समिति के सामने पेश की जाएगी। 25 नवंबर को अयोध्या के एक बार फिर से भक्ति और आस्था का केंद्र बनेगा, जब रामलला के मंदिर की ऊंचाई पर गौरव का भरवा ध्वज लहराएगा। दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। आपका दावा है कि यमुना का पानी अब नहाए योग्य नहीं बचा है और इसमें मल पदार्थ यानी फिंगल कंटेक्ट मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पार्टी ने डीपीडीसी की 9 अक्टूबर की लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आईटीओ जैसे घाटों पर फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा मानकों से 3 गुना जाता है। दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि यमुना का पानी साफ है तो वो वजीराबाद से लिए गए सैंपल को पी कर दिखाएं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर छठ व्रतियों के बच्चे इस दूषित पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वह बीमार पड़ सकते हैं। सौरभ भारद्वाज अपने सहयोगी संजीव झा और प्रियंका कक्कड़ के साथ यमुना से लिए गए पानी के नमूने लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वहीं दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बिरला मंदिर छठ घाट का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं। वर्मा ने कहा कि पहले की सरकारें त्योहार को लेकर राजनीति करती थी, लेकिन अब हजारों छठ घाट तैयार किए गए हैं और उनका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यमुना का पानी पहले से साफ हुआ है। हमने कभी दावा नहीं किया कि 7 महीने में नदी पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन ईमानदारी से काम किया है और नतीजे दिख रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर सचिन पायलट ने कमिश्नरेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जयपुर के पूर्व कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी मौजूद रहे। इस दौरान कमिश्नरेट की सभी आईपीएस अधिकारी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और सीओ मौजूद रहे। मित्तल ने पहले दिन ही सभी अधिकारियों की बैठक ली और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपना प्लान साझा किया। इस दौरान कमिश्नर ऑपरेशन राहुल प्रकाश, एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर राजीव प्रचार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम मनीष अग्रवाल, योगेश गोयल समेत 4 जिलों के डीसीपी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि क्राइम कंट्रोल उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। किसी भी प्रकार का अपराध होने पर तत्काल टीम को रिस्पॉन्ड करना होगा। समय पर अगर पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है तो उस पर काम करना शुरू हो जाता है। ऐसे में केस निपटने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है जिस पर हर प्रकार से काबू पाना जरूरी है। इसलिए हमारा संकल्प रहेगा कि लोग साइबर क्राइम से बचें। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। समय समय पर इसको लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हाँ, उसके लिए भी हम पेट्रोलियम वगैरह बढ़ाएंगे और बीट पुलिसिंग पर भी ध्यान देंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग, कई सारे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार काम होगा। साइबर क्राइम का निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है और साइबर क्राइम में भी पैटर्न लगातार चेंज होता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो नया पैटर्न इमर्ज होता है उसको कैसे हम लोग डील करें। तो वो एक निश्चित रूप से चैलेंज रहेगा और जो भी संसाधन हमारे पास हैं और जो राज्य सरकार और मुहैया कराएगी उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करके इस पे हम कंट्रोल करेंगे। भीलवाड़ा के एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रतापगढ़ में लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत
आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा को सरकार ने निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें राजस्थान सिविल सेवा यानी वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जयपुर स्थित शासन सचिवालय में के कार्मिक विभाग में रहेगा। आदेश राज्यपाल की अनुमति से संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने किया है। बता दें कि पूरी घटना भीलवाड़ा जिले के जसवंतपुरा स्थित एक पेट्रोल पंप सीएनजी स्टेशन की है। बताया जा रहा है कि वह 2 कारें कतार में लगी थी। शर्मा परिवार सहित कार में मौजूद थे। पंप कर्मचारी ने कथित रूप से उनकी कार से पीछे लगी गाड़ी में पहले पेट्रोल देना शुरू किया। इस पर शर्मा ने कहा कि मैं यहाँ का एसडीएम हूँ, मेरी गाड़ी पहले थी। इसके बाद उन्होंने पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा। जवाब में कर्मचारी ने भी हाथापाई की। पूरे घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुई और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। मामले में पंप के 3 कर्मचारी दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और रजा शर्मा ने गिरफ्तार किया गया। बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं शर्मा की पत्नी ने पंप कर्मचारी पर उनके साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच रैला थाना पुलिस कर रही है। पेट्रोल पंप मामले में सरकार ने आरएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा को एपीओ कर दिया है। मामला यह है कि छोटूलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ भीलवाड़ा के एक पेट्रोल पंप से निकल रहे थे और पेट्रोल डलवाने के लिए जल्दीबाजी कर रहे थे, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी थी। लेकिन छोटूलाल शर्मा को इस बात का बुरा लगा कि उनकी गाड़ी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति की गाड़ी में पेट्रोल पहले डाल रहा था पेट्रोल कर्मचारी। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं एसडीएम हूं और उसके बाद पेट्रोल कर्मचारियों पे थप्पड़ जड़ दिए। मामला वायरल हुआ और उसके बाद सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा को एपीओ कर दिया है और बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनका मुख्यालय जयपुर के सचिवालय स्थित कार्मिक विभाग में होगा। सरकार इस बात से काफी नाराज है कि इतने बड़े पद पे होने के बावजूद छोटूलाल शर्मा ने ये हरकत की। लेकिन छोटूलाल शर्मा अपना दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरी पत्नी के साथ अश्लील हरकतें की थी पेट्रोल पंप कर्मचारी ने, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अब देखना यह है कि सरकार इस पे और कड़ा क्या रुख अपनाती है, क्योंकि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। राजनारायण शर्मा, राष्ट्र टीवी, जयपुर। लखनऊ में शनिवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। आरक्षण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन रंजय गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने पहले ही उनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उनका आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष को मजबूती से नहीं रख रही है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह सामूहिक आत्मदाह जैसे चरम कदम उठाने को मजबूर होंगे। मांग किस लिए बैठे हैं कि हमारा जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें माननीय हाई कोर्ट, माननीय सिंगल बेंच, माननीय जो है एनसीवीआरटी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सभी रिपोर्टें ने मान लिया है कि इसमें जो है क्या बोलते हैं कि 6,800 की विसंगति हुई है, आरक्षण घोटाला हुआ है। हमारे माननीय मुखिया, इसमें जो सूबे के मुखिया हैं, इन्होंने माना है कि जो है क्या बोलते हैं कि हाँ, इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने माना कि जो है कि इसमें आरक्षण घोटाला, तब हम लोग के जो है 6,800 की लिस्ट दिए। उसके साथ जब एक माननीय डबल बेंच का ऑर्डर आया, उसके बाद से कोर्ट ने कहा कि जो है हम लोगों को जो है तत्काल 3 महीने के अंदर जो नियुक्ति दे दिया जाए। मगर आज जो है सरकार के द्वारा कहा जाए या उन अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जाए जो आज चयनित हैं, उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग चल रहा है और 22 डेटें लग चुकी हैं और आज तक एक भी सुनवाई नहीं हुई है। चूँकि हमारे समाज से तमाम ऐसे नेता मंत्री हैं, चाहे हमारे समाज के अनुप्रिया पटेल हों, चाहे हमारे समाज के केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे हमारे समाज के आशीष पटेल हों, चाहे हमारे जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह हों, ये ऐसे कद्दावर नेताओं हैं। क्या आप पिछले दलित समाज के वोटों का आप हनन करना चाहते हैं या आप दलाली करना चाहते हैं कि इन समाज को ऐसे गले से रेत दिया जाए? बिहार चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 4 प्रचारकों की सूची जारी कर दी, लेकिन ये लिस्ट काफी सुर्खियों में है।
क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बड़े नाम गायब हैं जिसने हमेशा सपा की पहचान माना जाता रहा। सूची में रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव का नाम नहीं है, वहीं आजम खां को इस बार शामिल किया गया। सूची सामने आने के बाद सियासी गलियारों में तेज हो गई है कि क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, या फिर ये रणनीति का नए राजनीतिक संदेश की ओर इशारा कर रहा है। वहीं आजम खां का नाम सूची में शामिल किया जाना पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच पहले से चल रही राजनीतिक दूरियां और अब इस सूची के जरिए साफ दिखाई देने लगी हैं। बिहार चुनाव नजदीक और ऐसे में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। सूची में कई नाम है, कई दर्जन नाम है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सूची में ना तो शिवपाल यादव का नाम है, ना रामगोपाल यादव का। हालांकि आजम खां का नाम सूची में रखा गया है। हालांकि इस सूची के सामने आने के बाद जो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी की सूची आने के बाद हैरान करने वाली बात सामने आई है और हैरान कर दे रही है यह सूची कि आखिर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव का नाम इस सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। कैमरामैन एजाज के साथ सुधांशु पुरी, राष्ट्र टीवी न्यूज, लखनऊ। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी में फिर से पोस्टर वॉर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। आपको बता दें कि सपा कार्यालय के बाहर लगे राजनीतिक पोस्टर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस पोस्टर में बीजेपी का डबल इंजन सरकार का जवाब प्रबल इंजन की सरकार के नारे से दिया गया है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को रेलगाड़ी के इंजन में बैठे हुए दिखाया गया है, जिस पर लिखा है समाजवादी पार्टी एक इंजन मजबूत। ट्रेन के पीछे जुड़े डिब्बे में अखिलेश यादव के कार्यकाल की प्रमुख योजनाएं और उपलब्धियों को दर्शाया गया है, जैसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, डायल 100 सेवा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्याधन, शादी अनुदान, लैपटॉप योजना। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे ने लगवाए हैं, जो संत कबीर नगर की मेहदावाल विधानसभा सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं। गौरतलब है कि जयराम पांडे के पोस्टर पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने आ रहा हूं स्लोगन वाले पोस्टर लगवाए थे, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। इस बार फिर से डबल इंजन के सरकार का जवाब प्रबल इंजन से देकर उन्होंने राजनीति में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। भाजपा और सपा के बीच पोस्टर वार जारी है और लगातार एक के बाद एक जो भाजपा और सपा के कार्यकर्ता हैं वो पोस्टरों से जवाब दे रहे हैं। आई लव बुलडोजर, आई लव अखिलेश, और अब इसके बाद प्रबल इंजन की सरकार। भाजपा का जो डबल इंजन की सरकार है उसके एवज में सपा के जो कार्यकर्ता उन्होंने प्रबल इंजन की सरकार का पोस्टर लगाया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। जयराम पांडे हैं जिन्होंने यह पोस्टर लगाया है। पीडीए, जो अब तक आरोप लगता था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए की अवभक्ति में लगी है समाजवादी पार्टी, ऐसा आरोप लगता था। तो इसको पी को प्रगतिशील, डी को दूरदर्शी और ए को अमन पसंद यह बताया है जयराम पांडे ने। और इसके साथ ही साथ प्रबल इंजन की सरकार बताया गया है कि प्रबल इंजन की सरकार, जहां एक तरफ भाजपा का डबल इंजन की सरकार है, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया है प्रबल इंजन की सरकार। हमारा जो अखिलेश भैया से जो संबंध है बहुत अच्छा बना हुआ है। आगे उम्मीद है सन 2027 में बहुत अच्छा काम करेंगे। और भैया जी हमारे ने जो काम किया है बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम किया है। भाजपा कभी ऐसा कर नहीं सकती। अब इसकी सरकार में तो सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, कहीं कुछ कहा जा रहा है तो जेल भेजा जा रहा है। के लिए कहा जाता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन इसमें पी फॉर प्रगतिशील, डी फॉर दूरदर्शी और ए फॉर अमन पसंद। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर के मेरा जो विचार है कि जो भैया ने ये सब जो चालू किया हुआ है ये सब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और आगे चल के बहुत अच्छा प्रोसेस करेगा। तो अखिलेश भैया की सरकार सही है। सही है। हाँ, आने वाले 27 में अखिलेश भैया होंगे। प्रबल इंजन की सरकार बनने वाली है ना। बनने वाली है? हाँ पक्का? बिल्कुल पक्का। 27 में आने वाली है सरकार, इसीलिए प्रबल इंजन सरकार बताई गई है। पीडीए एक समूह है जिसमें हर गरीब वर्ग का इंसान है। ना कोई मुस्लिम है, ना जो भी गरीब है और जो भी विकास चाहता है और जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है वही पीडीए है। पीडीए का मतलब विकास करना। पीडीए में अच्छे लोग, कोई जात ना मुसलमान ना, एक समूह है
एक हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की करने के लिए वो पीडीए है। प्रबल इंजन की सरकार, भाजपा का जो डबल इंजन की सरकार है उसके एवज में उसके विपरीत अब प्रबल इंजन की सरकार का पोस्टर लगाया गया है। अब देखना होगा कि ये पोस्टर वार आखिरकार कहां तक जाता है। कैमरामैन एजाज के साथ सुधांशु पुरी, राज टीवी न्यूज, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में हवा का जहर घुल चुका है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 239 दर्ज किया गया। शहर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता पुअर कैटेगरी में पहुंच गई। सबसे ज़्यादा प्रदूषण गोमती नगर, चारबाग, अलीगंज और इंदिरा नगर इलाके में रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण अस्थमा और सांस और आंखों से जुड़ी बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण के स्तर में कुछ गिरावट आने की संभावना है। फिलहाल राजधानी की हवा राहत देने के मूड में नहीं है। दीपावली के बाद लखनऊ में अब हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? 239 तक AQI नापा गया है। अगर हम लालबाग, चारबाग और लखनऊ के कई इलाकों की बात करें तो AQI काफी बढ़ते हुए देखा जा सकता है। इस पर बात करने के लिए कुछ लोग जुड़ेंगे पब्लिक के। हम बात करते हैं लखनऊ के लोगों से। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। अरुण जी, क्या कहेंगे दीपावली के बाद AQI? आज सुबह आया हूँ, इतनी हालत खराब है यहाँ। हाँ। इतनी ज्यादा हालत खराब, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा। मतलब एकदम दम घुटने जैसा। अभी मैं करीब 1 महीने पहले आया था तो लखनऊ की हवा एकदम बेहतर थी। वाकई ही मतलब लोगों ने पटाखे जलाए या क्या था, प्रदूषण इतना ज्यादा है। प्रदूषित शहरों की अगर हम बात करें तो लखनऊ 30वें नंबर पे आ चुका है। आने वाले समय में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो 30वें नंबर पे है तो 1 नंबर पे आएगा लखनऊ, क्योंकि हम लोग यूपी वाले हैं और हम लोग किसी चीज से सीखते नहीं हैं। हम प्रदूषण को ऐसे ही बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे कि लोग जो है यहाँ पैदा होंगे और मरेंगे। देखिए, लखनऊ की बात नहीं है, पूरे देश की में जो प्रदूषण की हालत है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, जंगलों को कटवाया जा रहा है। जहाँ संरक्षण की बात होनी चाहिए, जहाँ जंगल लगाना चाहिए, वहाँ पेड़ों को कटवाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। AQI जो है 239 तक पहुंच चुका है लखनऊ का। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा AQI दीपावली के बाद। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन के बात दीपावली की ही नहीं है, दीपावली से पहले भी देखिए जितना पेड़ों का दोहन हो रहा है, जिस तरीके से, जहाँ आप गर्मी में देख लीजिए कितना टेम्परेचर बढ़ा था। तो इसका कारण यही है कि जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है जमीनें। तो जब तो कहती है बहुत पेड़ लगाए जा रहे हैं, अभी लगाए गए 26 लाख पेड़। सरकार के अगर 26 लाख पेड़ लगाया गया है तो उसको 26 लाख में देखिए ना कि कितने जीवित हैं इस समय वर्तमान में। कुछ लोगों का यह भी कहना है लगातार पेड़ों का दोहन किया जा रहा है, पेड़ लगाए तो जा रहे हैं लेकिन उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हालात अगर ऐसे रहे तो काफी बद से बदतर जीवन हो सकता है लखनऊ वासियों का। कैमरामैन एजाज के साथ सुधांशु पुरी, राज टीवी न्यूज, लखनऊ। कुरचरी सावर्डे रोटरी क्लब ने कुरचरी बाजार में रोटरी उत्सव 2025 का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला गवर्नर अरुण डैनियल भंडारे में शामिल हुए। साथ ही इस अवसर पर वरिष्ठ अतिथि के रूप में पल्लवी सार, मालाकार, सहायक गवर्नर और विशेष आमंत्रित डॉक्टर सोनू कामत ने शिरकत की। और तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बालकृष्ण होदकर ने की। उद्घाटन समारोह में स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और रोटरी क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाज सेवा से जुड़ी कई योजनाओं की झलक दिखाई दी और आने वाले दिनों में सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और एवं जागरूकता कार्यक्रम के आयोजित किए जाएंगे। कुरचरी बाजार में शुरू हुए यह स्टोरी उत्सव 2025 न सिर्फ मनोरंजन बल्कि समाज सेवा और एकता का संदेश भी लेकर आया है। रोटरी क्लब का कहना है आने वाले 10 दिन तक जनसेवा और जनजुड़ाव के नाम होंगे। Today we have inaugurated Rotary Fiesta 2025. This program has been organized by Rotary Club of Kuchare Savarde. This is the first time we are organizing such a big event in Kuchare by Rotary Club. And as we said that we are giving free stalls to our local people, and we have given opportunity to local people to perform over here so that they can showcase their talent. And because of rain it got slightly delayed. Because of rain it got slightly delayed, but the enthusiasm of the members, enthusiasm of the participants and enthusiasm of the shop owners made us feel that
rain cannot do anything and rain cannot stop us at all. So this program has been inaugurated now by our district governor, Shri Arun Bhandare, and we have felicitated the senior-most doctor from Kurchare, Dr. Sonu Kamath, who was a charter president, that is, he was the first president of Rotary Club of Kurchare Savarde. Also, we had our AG Pallavi Sarmalkar as our guest of honor for this program, and also on the stage Shyam Satardekar, Dr. Satish Kutcharkar, Dr. Pradnya Kakodkar, all these dignitaries were present on the days, along with my Rotary Club Secretary Shri Amey Naik Desai and Treasurer Pradeep Kakodkar. गोवा के कुरचोरी इलाके में कोकरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में लोग इन दिनों सीवरेज लाइन बिछाने के काम से परेशान हैं। लगातार हो रही खुदाई ने आंतरिक सड़कों को पूरी तरह से खराब कर दिया है। लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में है और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब परिषद को औपचारिक चेतावनी जारी करनी पड़ी। वहीं इस मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार की खुदाई के कारण सड़क इतनी खराब हो गई है कि सड़क पर कार चलाना लगभग नामुमकिन हो गया है। बीते दिनों 2 बुजुर्ग नागरिक सड़क पर गिर गए और गंभीर चोट आ गई और हड्डी टूट गई। इन घटनाओं के बाद परिषद ने ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर काम में लापरवाही की जा रही है तो कार्रवाई भी होगी। देखिए, जैसे आप लोगों ने बहुत बार ये इश्यूज रेज किए हैं, ये ठेकेदार जो है, जो इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, वो लोग यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, ये हम लोगों ने रोड से रिलेटेड इशू रेज किए, सीवरेज से रिलेटेड इश्यूज रेज किए। जैसे रोड को लेके हम लोगों ने बोला था कि 150 mm थिक उनको हॉट मिक्स चाहिए उसके अंदर, जो टार एंड और वो लोग सब डालते हैं उसका। सो इन लोगों ने सिर्फ 35 mm डाला हुआ है। ओके, जो हम लोगों ने खुद कैलकुलेट करके दिखाया था कुछ टाइम पे। अभी नाउ सीवरेज का भी वैसा ही इशू हो रहा है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सीवरेज लाइन कमीशन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने प्रेशर गेज लगा के टेस्टिंग ही नहीं किया है इसका। राइट, अगर आप प्रेशर गेज लगा के टेस्टिंग नहीं करेंगे उसका, तो ये तो पूरा सीवरेज सब पानी बाहर आ जाएगा इसमें से। समझ में आ रहा है आपको इशू? सो ये विदाउट टेस्टिंग गवर्नमेंट कैसे अप्रूवल दे रहा है उनको, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रोड का टेस्टिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट डायरेक्टली अप्रूवल दे रहा है। 150 mm का 35 mm को ही अप्रूवल दे रहे हैं। ओके, सीवरेज का भी वैसा ही, विदाउट प्रेशर गेज टेस्टिंग आप डायरेक्टली लोगों को बोल रहे हैं आप कनेक्ट कर दो वरना आपकी बिजली पानी काट देंगे। समझ में आ रहा है आपको इशू? नमस्कार, ये जो सीवरेज का जो काम चालू हुआ था ना, एक्चुअली इन्होंने जो यहाँ पे जो बनाए थे वो बनाकर ये लोग दिवाली के टाइम पे वापस आ रहे हैं और दिवाली के एंड टाइम पे इन्होंने रास्ता खोद के घर में कनेक्शन बनाने के लिए जो पाइपलाइन डाली है, जो इनके जो इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, मुझे नहीं मालूम है इनका कैसा कैलकुलेशन है, क्योंकि ये जो रास्ते जो बीच में से काटे गए आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी रास्ते के साइड से खुदाई नहीं हुई, बीच में से। तो आप 2 व्हीलर भी से नहीं जा सकते, 2 व्हीलर तो छोड़ो, पैदल भी जाने के लिए इधर जगह नहीं छोड़ा हुआ है। हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ये खत्म हो जाएगा तो हम आपको रास्ता वापस कर देंगे जिससे से आप 4 व्हीलर लेके जा सके। लेकिन जैसे काम हो गया यहाँ पे, जैसे खुदाई हो गई, अंदर से पाइप डाला, कॉन्ट्रैक्टर सब लोग यहाँ पे गायब है, तो अभी कौन करेगा काम? भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर सीमा पर तनातनी के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान सीमा के नजदीक तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस बीच पाकिस्तान ने अचानक अपने केंद्रीय और दक्षिणी हवाई क्षेत्र में कई हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस्लामाबाद ने इसका कोई आधिकारिक कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम या तो किसी सैन्य अभ्यास से जुड़ा है या फिर हथियार प्रशिक्षण की तैयारी है। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सर क्रीक इलाके में इस बड़े पैमाने के अभ्यास के लिए NOTM जारी किया है और रक्षा मंत्रालय के अनुसार त्रिशूल का उद्देश्य तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान, क्षमता, आत्मनिर्भरता और नवाचार में को परखना है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक अभ्यास का हवाई क्षेत्र 28,000 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो अपने आप में अभूतपूर्व माना जा रहा है। दक्षिणी कमान के सैनिक इस दौरान क्रीक और रेगिस्तान इलाकों में आक्रमण रणनीति और सौराष्ट्र तट पर उभयचर ऑपरेशन और बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास करेंगे। हालांकि ऐसे अभ्यास आमतौर पर नियमित तैयारी का हिस्सा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से NOTM जारी करना ये साफ संकेत है कि वो भारत की हर सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहा है या ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खौफजदा है। और इस बार का त्रिशूल सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति और संयुक्त सैन्य क्षमता का भी मजबूत प्रदर्शन होगा।
2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही मारिया कोरेना मजेडो ने भारत को महान लोकतंत्र और दुनिया के लिए आदर्श बताया है। मजेडो ने कहा कि भारत वेनेजुएला का महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है और लोकतंत्र बहाल होने के बाद दोनों देश ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूरसंचार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। मारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करने और उन्हें स्वतंत्र वेनेजुएला आने का आमंत्रण देने की इच्छा जताई। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक भूमिका को सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। मारिया ने आगे कहती हैं कि महात्मा गांधी की अहिंसात्मक लड़ाई से प्रेरणा लेने की भी बात कही और कहा कि शांति रखना कमजोरी नहीं, गांधी ने पूरी दुनिया को ये दिखाया। वेनेजुएला 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मजेडो ने कहा कि विपक्ष ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन निकोलस मदुरो सरकार ने चुनाव रद्द कर दिया और देश में सख्त दमन शुरू कर दिया। मजेडो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के चलते मदुरो को समझाना पड़ा और उनका समय खत्म हो गया और उन्हें सत्ता से शांति से छोड़नी होगी। मजेडो ने भारत से कहा कि लोकतंत्र बहाल होने के बाद वेनेजुएला में भारतीय कंपनियां निवेश कर सकती हैं और भारतीय लोकतांत्रिक ताकत वेनेजुएला के लोकतंत्र के लिए पुनर्निर्माण में मार्गदर्शन कर सकती है। उन्होंने अंत में कहा कि लोकतंत्र को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा सैन्य कदम उठाया। ट्रंप ने कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के आदेश देते हुए दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएस जेराल्ड फोर्ड को लैटिन अमेरिका भेजने का आदेश दिया है। ये कदम अब तक किसी भी एंटी नारकोटिक्स मिशन से कहीं बड़ा माना जा रहा है और इस वाशिंगटन की अब तक की सबसे सशक्त सैन्य कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। इस तैनाती में 8 अतिरिक्त युद्धपोत, एक परमाणु पनडुब्बी और F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में अमेरिकी इरादों को लेकर नई चिंताएं पैदा कर सकता है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से निकोलस मदुरो की सरकार पर ड्रग तस्करों को शरण देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पैनल ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका सैन्य उपस्थिति से हमारी क्षमता बढ़ेगी ताकि हम अवैध गतिविधियों का पता लगा सके, रोक सके और खत्म कर सके जो अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डालती है। यूएस जेराल्ड फोर्ड 2017 में कमीशन किया गया था। ये अमेरिका का सबसे नया और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर 5000 से ज़्यादा नाविक और 75 फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला इस तैनाती को साजिश और उकसावे की कार्रवाई बताता है, जबकि अमेरिका का कहना है कि यह कदम सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए है। तो फिलहाल मेरे साथ खबरों में इतना ही। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।